बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ठीक है, आज ना बेसिकली हम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो एक्यूरेसी है ना उसको देखेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मोस्टली स्टूडेंट भी और वैसे भी आपको पता है मार्केट में जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं या जो अभी मार्केट में न्यू न्यू इंटर हो रहा होता है वो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के फिनोमिने को जानता होता है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचो, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी की सारी चीजें हमें किसने प्रोवाइड की हैं? एक लम्हे के लिए सोचना। ये आपको मैं एज ए एक्सरसाइज के तौर पर एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न किसने हमें इंट्रोड्यूस करवाए, वो कौन सा शख्स है? ठीक है, फिर ये कैंडल किसने बताई, इंडिकेटर किसने बताए? तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा, आपने सोचना है। ओके, अब सिंपल लॉजिक होता है स्पोर्ट का और रेजिस्टेंस का। ठीक है, मैं इस चार्ट को हाइड कर देता हूं और ये जो ड्राइंग्स है ना इनको एक दफा रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपको समझाना आसान रहे। अब स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का एक सिंपल फंडा होता है। वो क्या है? जो बॉटम होता है मार्केट का, ठीक है, जहां पर मार्केट सहारा लेती है उसको स्पोर्ट एरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्केट का बॉटम एरिया है। ठीक है, मार्केट जहां जरूरी नहीं कि बॉटम, मार्केट जब ऊपर की तरफ चलती है ना तो वो साइड बाय साइड और थोड़ा सा रिट्रेस करके सपोर्ट ले रही होती है, सहारा ले रही होती है, तो वो भी बेसिकली सपोर्ट बन रही होती है। और वैसे आमतौर पर कंसीडर किया जाए तो ऊपर से जहां से वो रिजेक्ट होती है वो रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस एरिया को ही सप्लाई जोन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत काबिले गौर पॉइंट है। रेजिस्टेंस जो एरिया होता है उसको ही सप्लाई जोन कहते हैं और जो सपोर्ट एरिया होता है इसी को ही डिमांड एरिया कहते हैं। जो सपोर्ट होती है इसी को ही डिमांड एरिया कहते हैं। अब सिंपल लॉजिक है इसका। वो क्या है? आपने हमेशा, आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि मैंने डिमांड एरिया के ऊपर क्या करना है, बाय करना है, चीज को खरीदना है। और आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि मैंने हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पर या मींस के सप्लाई जोन के ऊपर क्या करना है, सेल करना है। इसका मतलब होता है कि जब चीज अपने डिमांड एरिया में आती है ना तो वो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वहां पर खरीदने वाले इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मार्केट में जो चीज एक सस्ती बिक्री होती है ना तो आपको पता लोग धड़ाधड़ उसको खरीदना शुरू कर देते होते हैं। या समटाइम कोई ऐसा वकुआ होने जा रहा हो या कोई वाकया होने जा रहा हो कि जिस चीज का आपको खतरा लाहिक हो जाए कि ये चीज मार्केट में खत्म हो सकती है, तो वो भी आप खरीदना पसंद करेंगे। मींस के डिमांड डेवलप होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंगो की मार्केट है, आम का सीजन अभी खत्म होने लगा है, लेकिन अभी लोगों की क्या प्रायोरिटी होगी, वो ज्यादा से ज्यादा जो मैंगोज हैं वो खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि और तकरीबन 10-15 दिन के बाद ये खत्म हो जाएंगे, फिर इससे ज्यादा महंगे हमें मिलेंगे। लेकिन दर हकीकत अभी इनका खरीदना ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इनके अंदर डिमांड डेवलप हो रही है। ठीक है, वो डिमांड डेवलप के करवाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, उसकी कमी कर देना, उसकी सप्लाई को कम कर देना। ठीक है, उसकी तो जब अब देखो जैसे ही डिमांड डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होना है, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगी। दर हकीकत प्राइस को हम खुद ही ऊपर लेके जा रहे होते हैं उस चीज में डिमांड डेवलप करके। खैर, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताना चाहता हूं। पहला क्या मैंने बताया, जहां सपोर्ट होगी, जहां पर मार्केट सहारा लेती है, ये अभी बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, प्रो लेवल वाला नहीं बता रहा। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि किस तरह एक डिमांड एरिया सप्लाई जोन में बदल जाता है और एक सप्लाई जोन एक डिमांड एरिया में कैसे बदलता है। ये अभी पहले मैं छोटा छोटा सा आपको बेसिक कंसेप्ट दे लूं। डिमांड एरिया के ऊपर, सपोर्ट एरिया के ऊपर, मार्केट के बॉटम में आपकी हमेशा प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि मैंने खरीदना है। सप्लाई जोन के ऊपर, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, यानी कि जब मार्केट टॉप में होगी तो वहां पर आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, मैंने बेचना है। अब हमेशा मैं आपको इसको रिमूव करके आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं। जब मार्केट इस तरह पंप कर रही होती ना
तो जो बिगिनर लेवल्स के ट्रेडर होते हैं, इनिशियल ट्रेडर होते हैं, वो इस पंप को देख के मार्केट में एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरा कि वो बाय करना शुरू कर देते हैं इस पंप को देख के। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी ये टॉप में आ चुका है, यानी कि अपने सप्लाई जोन के नियरेस्ट घूमना शुरू कर चुका है। लॉजिक और फंडा तो कहता है कि हमने इधर सेल करना है, लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर जज्बाती होके क्या करता है, वो इधर एंट्री कर लेता है, बाय कर लेता है, और रिजल्ट क्या निकलता है, इसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ जाती है और उसका कैपिटल लॉस हो जाता है और वो बाउंड होके बैठा रहता है। ठीक है, उसका कैपिटल भी बाउंड हो जाता है। उसने गलती क्या की कि उसने टॉप में खरीद लिया, जबकि टॉप में खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। हाँ, इधर अगर वो सेल कर देता, बगैर किसी लॉजिक को भी देखे सेल कर देता, तो यकीनन 70 to 80% मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट करनी थी, क्योंकि उसको पता था ये तो बेसिक नहीं जानता पर, तो इसने आगे क्या करना है। तो हमेशा ये अपने माइंड में पॉइंट बैठा लेना कि मार्केट जब भी अपने बॉटम में मूव करेगी तो उस वहां पर हमने खरीदा। हर बॉटम का एक बॉटम भी होता है, ये भी मत भूलना, और हर टॉप का एक नया टॉप भी होता है, वो भी ना भूलना। मैं आपको मार्केट की थोड़ी सी चाल बता लूं और आपको बता लूं कि कैसे मार्केट में हायर लो बनते हैं और मार्केट कैसे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलती है। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट यहां से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, अपने सपोर्ट एरिया से, और इस एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से क्या होता है, रिजेक्शन लेने के बाद, रिट्रेस करने के बाद नीचे की तरफ गिरती है। अब जैसे ही नीचे गिरती है ना, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो बायर्स हैं वो खरीदना शुरू कर देते हैं। मार्केट जब वो खरीदेंगे तो पता क्या चलेगा, मार्केट इस पॉइंट के ऊपर सहारा ले रही है, तो मींस के ये सपोर्ट बन जाएगा। फिर मार्केट क्या करती है, ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देती है, और अपने से जो पीछे वाला रेजिस्टेंस एरिया था, जहां से पहले वो रिजेक्ट हो रही है, वहां उसको ब्रेक करके एक नया रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होती है। अब अगेन मार्केट गिरती है, तो याद रहे कि मार्केट इस, ये जो पीछे रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मार्केट सेम इसी जोन से फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू करेगी, और मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगी। मार्केट फिर नीचे की तरफ अगर मूव करेगी, तो अब इस पार्टिकुलर जोन के ऊपर जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, अब ये सपोर्ट एरिया के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, अब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर सहारा लेने के बाद मार्केट फिर क्या करेगी, फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो मार्केट इस तरह चलती है, कभी भी मार्केट इस तरह एक लाइन में ऊपर नहीं चली जाती, और ना ही एक लाइन में इस तरह नीचे की तरफ मूव करती है। हमेशा मार्केट जिग जैग मूव करती है, कभी लो कभी हाई। अब ये मार्केट की मैंने चाल बता दी। अब सबसे पहला पॉइंट, इधर हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया कौन सा होगा, स्पोर्ट एरिया होगा, तो इधर हम क्या करेंगे, एक स्पोर्ट एरिया लगा देंगे। ठीक है, मैं ये रिफ्रेश कर दूं और इसके बाद हम स्पोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया लगाते हैं। वो हाइट चार्ट होने की वजह से, चलें, मैं अब ना लाइंस लगाता हूं, जहां जहां पर स्पोर्ट एरिया, जहां जहां पर रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, एक इधर मैंने लाइन लगा दी और एक मैंने इधर लगा देता हूं। ठीक है, ये एक मैंने लाइन लगा दी, क्योंकि मार्केट इधर से भी सहारा ले रही है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछली है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन लगाता हूँ। ये आप भी तरीका सीखे कि मैं कैसे कैसे कहां पर लाइनें लगा रहा हूँ। ये देखे, मैंने एक इधर लगा दी। अब इसके बाद सेकंड लाइन मैं एक इधर लगा देता हूँ, ये वाले टॉप में। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब ये देखो, मैंने ये लाइनें क्यों लगाई, मैंने कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल किया। ठीक है, अब अगेन रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको गौर से देखना। ठीक है, आपको सारी समझ आ जाएगी। अब देखो, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ गई, और इस पॉइंट से इसको रिजेक्शन मिली, यानी कि ये एरिया कौन सा बन गया, रेजिस्टेंस एरिया। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरती है,
तो यहाँ पर सहारा लेती है, तो ये कौन सा एरिया हो गया, सपोर्ट एरिया, और इसी वजह से मैंने इधर भी एक लेवल्स लगा दिया। अब जहां से इसको रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिल रही है वहां पर भी मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है। इसके बाद अब देखो मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करती है तो इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो एक नए एरिया से इसको रिजेक्शन मिलती है। तो ये मैंने इधर भी एक लाइन लगा दी, ये आप देख रहे हैं एक लाइन लगी हुई, तो ये रेजिस्टेंस 2 है हमारे पास। इसके बाद मार्केट अगेन नीचे की तरफ गिरती है। अब जब अगेन गिरेगी ना तो आपके माइंड में प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस रेजिस्टेंस होनी चाहिए। आपने सोचना है कि अब 90% चांस है कि जहां पर पीछे मार्केट सपोर्ट ले चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है, अब अगर ये अगेन नीचे की तरफ गिर रही है ना तो ये सेम उसी जोन से सहारा ले सकती है। तो हुआ क्या, सेम देखो इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्या किया, सहारा ले लिया, यानी कि सपोर्ट ले ली, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछल गया। लेकिन अगर आप पीछे देखो तो पीछे ये क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन अब ये किसके तौर पर काम कर रहा है, सपोर्ट एरिया के तौर पर, ठीक है। तो आपने अभी बखूबी देख लिया कि एक रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया में किस तरह तब्दील हो गया, समझ आई। इसी तरह मार्केट फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ये रेजिस्टेंस 3 जहां से मार्केट रिजेक्ट होती है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरती है, तो अब कहां से सहारा लेगी, पीछे हम देखेंगे कि आया कि इसी एरिया में, इस एरिया में मार्केट ने पीछे सहारा या रिजेक्शन तो नहीं ली। हाँ देखते हैं हम जाके, तो जी ठीक है, हमें नजर आ गया पीछे मार्केट ने इसी एरिया में रिजेक्शन ली है। तो अब हो सकता है मार्केट यहां से स्पॉट ले, तो वैसा ही हुआ, मार्केट स्पॉट लेके ऊपर की तरफ निकल गई। तो अब देखो फिर अगेन डिमांड एरिया स्पॉट एरिया में बदल गया, यानी कि डिमांड एरिया सॉरी जो रेजिस्टेंस एरिया हमारा वो डिमांड एरिया में शिफ्ट हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया स्पॉट एरिया में बदल गया है। ये एक छोटा सा लॉजिक था कि मार्केट किस तरह चलती है, मार्केट का सपोर्ट एरिया कौन सा होता है, मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होता है। सिंपली अपने माइंड में ये बात सेव कर लें, जहां से मार्केट रिजेक्ट होती है वो इसका रेजिस्टेंस एरिया या सप्लाई जोन कहलाता है, जहां से मार्केट सहारा लेती है वो इसका सपोर्ट एरिया कहलाता है या डिमांड एरिया कहलाता है। फिर इसको और आसान कर दूं, जहां पर लोग खरीदने के लिए बैठे होते हैं वो इसका डिमांड और सपोर्ट एरिया कहलाता है, जहां पर सप्लाई पड़ी होती है, लोग बेचने के लिए सेल करने के लिए बैठे होते हैं, वो सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। ओके, अब सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन मैं बताता हूं कि जो एक रिटेल ट्रेडर होता है वो किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को देखते हुए ट्रेड में ट्रैप हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं लाइव चार्ट के ऊपर कि आपने कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया लगाने हैं ताकि आपको आसानी रहे। मैं यह सारी की सारी ड्राइंग रिमूव कर रहा हूं, मैं अब चार्ट ओपन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह चार्ट ओपन किया, सर अब मैंने सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया कहां पर लगाने, कैसे लगाऊं। अभी हमने कर तो लिया लेकिन फिर एडवांस और थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले जब भी आपने एनालिसिस करनी है तो कोशिश करनी है बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करने की, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होकर आपने ट्रेड लेनी है। चलें अब देखें, ये मार्केट का बॉटम है जहां से मार्केट ने सहारा लेके मार्केट ऊपर की तरफ उछली है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बॉटम एरिया है। चलें एक लेवल हम इधर लगा देते हैं। लेवल्स कैसे लगाने, ये सारी की सारी चीजें आपके पास इधर मौजूद हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल्स लेता हूं और इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूं, तो ये मैंने एक लेवल लगा दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक लेवल लगा दिया। मींस क्या कि यहां पर मार्केट क्या डिमांड एरिया है, यानी कि ये सपोर्ट एरिया, मार्केट ने यहां से सहारा लिया हुआ है। अगर आप देखें ना तो ये देखो मार्केट नीचे की तरफ गिरी और यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद सहारा लेने के बाद ऊपर की तरफ उछल गई, तो पता चला कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, यानी कि सपोर्ट एरिया है। तो मैंने यहां पर एक लेवल लगा दिया। क्यों,
क्योंकि अब अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो मुझे नेक्स्ट याद रहेगा कि यहां पर पीछे डिमांड पड़ी हुई थी। हो सकता है अब भी मार्केट क्या हो कि यहां पर थोड़ा सा सहारा लेके ऊपर की तरफ उछले। तो हमेशा हमारे पास कौन सा लॉजिक होता है? प्रीवियस, जहां पर मार्केट सपोर्ट या सहारा लेती है वो हमारे पास ऐसे लॉजिक होगा कि हमने यहां पर लेवल्स चलें, ये एक लेवल्स लगा दिया। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहां से देखो सहारा लेके ऊपर की तरफ उछली, थोड़ा सा नीचे की तरफ आई, यहां पर सपोर्ट एरिया फिर उसने बनाया एक, यहां से सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाती है और एक इस पार्टिकुलर जोन में इसको रिजेक्शन मिलती है, यानी कि रिजेक्ट होती है, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आती है। अब नीचे की तरफ ये फिर एज ए सपोर्ट एरिया के तौर पर काम करेगा, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे की तरफ आ रही है। अब हम कैसे सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया लगाएंगे? अब देखो, पहले मैं इधर एक लेवल लगा दूंगा, एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली, ये वाला एरिया। ठीक है, ये देखें यहां पर मार्केट को रिजेक्शन मिली, मार्केट यानी कि रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ गई, तो पता चला कि ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया। अब मार्केट नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ उछल रही है, तो यहां पर ये क्या ले रही है? सहारा ले रही है। तो यहां पर भी मैं एक लाइन लगा दूंगा। तो सिंपली मैं फिर क्या करता हूँ, चार्ट के ऊपर जाता हूँ और इधर से एक और लाइन लगा देता हूँ, जो मर्जी आप हॉरिजेंटल रे का इस्तेमाल कर लें। चले मैं इधर हॉरिजेंटल रे लगा देता हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ी सा इसको ना थिक कर दूं ताकि आपको लाइनें जो है वो बड़ी नजर आए। चलें ठीक है, अब नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया कौन सा हुआ हमारे पास? स्पॉट एरिया। अब इधर से मार्केट सहारा लेके फिर ऊपर की तरफ उछलती है, एक नया हाई बनाती है। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, ये जहां से रिजेक्शन ले रही है मैं यहां पर भी एक लेवल्स ड्रा कर दूंगा कि आया कि मार्केट ने इधर से रिजेक्शन ली है। अब देखो मार्केट इधर से रिजेक्ट होके जब नीचे की तरफ गिरती है, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर वो कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही वो ब्रेक करती है फिर एक नई स्पॉट बनाती है, स्पॉट बनाने के बाद ऊपर की तरफ उछलती है और फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। अब देखो इधर से भी सहारा ले रही है, इस पॉइंट के ऊपर भी सहारा लिया। अगर पीछे देखा जाए तो सेम एज इट इसी जोन में भी आप देख सकते हैं किसने सहारा लिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, एक और लेवल इधर लगा दूंगा। ठीक है, चलें जी, ये हमने एक और लेवल लगा दिया। अब ये फाइनली मैंने पूरे चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया लगा दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि मार्केट इन एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट चलेगी। कभी भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, बल्कि हमेशा इनकी इज्जत करेगी और इनको फॉलो करते हुए ही चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट इसका एडवांस लेवल आता है कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में तो अब मैं आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने लगा हूं। ठीक है, इधर देखो, अब होगा क्या, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ये अब सपोर्ट बन चुका है, ये भी टूट गई। अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये वाला है, अगर ये भी टूट जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये है। अगर ये भी टूट के मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर हमारे पास ये सपोर्ट है। अब हमेशा एक रिटेल ट्रेडर का क्या कंसेप्ट रहेगा, वो सोचेगा कि मैंने सपोर्ट एरिया के ऊपर क्या करना है, खरीदना है। सर ने बताया था सपोर्ट एरिया के ऊपर खरीदना है, ठीक है, बाय करना है। अच्छा, मार्केट में जो वेल्स होती हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो अदारे होते हैं, उनको भी पता होता है कि एक रिटेल ट्रेडर कहां पर बाय करता है, कहां पर सेल करता है। अब होगा क्या, मैं ये चार्ट को हाइड करने लगा हूं और ये सारी की सारी ड्राइंग को रिमूव करने लगा हूं। एक छोटा सा लॉजिक आपको समझाना है ताकि आप नेक्स्ट मार्केट में कंफ्यूज ना हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है स्पोर्ट एरिया की, ये कौन सी है? स्पोर्ट एरिया की। मार्केट ने जहां पर सहारा लेना होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट
नीचे की तरफ आती है, गिरती है, मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर सहारा लेने के बाद ना ऊपर की तरफ उछल जाती है, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ उछल जाती है। अब एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, या मेजोरिटी ऑफ द पीपल 80-90% लोग पता है किस तरह ट्रेड करते हैं, वो समझते हैं कि स्पॉट एरिया के ऊपर हमने खरीदना है, बाय करना है, ठीक है, उन्होंने इधर बाय की ट्रेड लगा ली और उनका स्टॉप लॉस पता है कहां पर होता है, जो स्पॉट एरिया होता है ना बिल्कुल उसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि इधर उनका स्टॉप लॉस पड़ा होता है, वो ट्रेड ले लेते हैं और स्टॉप लॉस स्पॉट एरिया के नीचे लगा देते होते हैं, ठीक है। लॉजिक, किताबें, थ्योरी सारा कुछ यही कहती है कि आपने स्पॉट एरिया के ऊपर ट्रेड लेके थोड़ा सा स्पॉट एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगा देता है, और 80% 90% लोग ऐसे लगाते भी हैं। चलो 10 मरतबा तो उनकी फेवर में मार्केट गई, लेकिन इधर मैं आपको इंस्टीट्यूट का रोल बताने लगा हूं, वो किस तरह लिक्विडेट करते हैं, चलें देखते हैं। अब देखो ये मार्केट ने इधर से सहारा लिया, आपने फॉर एग्जांपल बाय की ट्रेड लगा दी और आपका स्टॉप लॉस कहां पर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, मैं इधर एक लाइन भी लगा देता हूं, ठीक है, इस लाइन को मैं उठा के इधर ले आता हूं, इस पॉइंट के ऊपर ये आपका स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल स्पॉट एरिया के नीचे पड़ा हुआ। अब वेल्स क्या काम करेंगी, वो एक दो मर्तबा स्पॉट को रिस्पेक्ट करवाएंगी, यानी कि मार्केट ये देखो यहां से सहारा लेने के बाद ऊपर की तरफ उछली है, लेकिन फिर नीचे की तरफ आई, फिर सहारा लेके फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछली है। अब इधर 80-90% लोग ट्रैप हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि मार्केट ने तो 2-3 मरतबा इधर से सहारा ले लिया, तो ये अब वाकया ही पंप करना चाह रही है। तकरीबन जब मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या होगा, ट्रेड में घुस जाएंगे, बाय कर बैठेंगे, तो वेल्स, बड़े बड़े अदारे, बैंक क्या करेंगे, वो मार्केट को डंप करवाएंगे, और इतना डंप करवाएंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, स्पॉट एरिया के से थोड़ा सा नीचे। मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी इस तरह की एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अब देखो वो इस तरह इतना सा डंप करवाएंगे और इनके अकाउंट लिक्विडेट करवा देंगे। अब फौरन होगा क्या, जो रिटेल ट्रेडर होगा वो कहेगा स्पॉट एरिया टूट गया है, यहां सेल करना चाहिए, वो सेल की ट्रेड लगा देगा। लेकिन जबकि बैंक और इंस्टीट्यूट क्या करने आए, लिक्विडेट करवाने आए, वो फिर फौरन क्या करेंगे, इसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट यूं करके मूव कर जाएगी, और दोनों सिचुएशंस में जिन्होंने बाय की ट्रेड लगाई उनके स्टॉप लॉस भी हंट हो गए, और दूसरी तरफ जो न्यू तरह के लोग होते हैं जो स्पोर्ट एरिया के टूटने का वेट कर रहे थे कि ये टूटे और मैं एंट्री सेल की लूं, वो भी ट्रैप हो गए। अब जो सेल की ट्रेड लगाएंगे उनका स्टॉप लॉस इस पॉइंट के ऊपर होगा, तो अब देखो मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गई है। दोनों सिचुएशंस में आम बंदा लॉस में है, और बैंक, इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े सरमायादार वो प्रॉफिट में है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, उम्मीद है कि इस चीज को बार बार देखना ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। चले मैं आपको एक इसी की एक एग्जांपल आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, अगर मुझे मिल गई तो। हाँ ये देखो, फर्स्ट इधर ही मिल गई है, हम इसके अलावा और भी देख लेंगे। अब देखो ये हम अगर स्पोर्ट एरिया लगाना चाहें तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, मैं इधर एक लाइन लगा देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने स्पोर्ट एरिया लगा दिया जहां पर मार्केट ने बार बार सहारा लिया हुआ है। ठीक है, मैंने ये क्यों यहाँ पर कह लो कि स्पोर्ट एरिया लगाया, क्यों, क्योंकि इधर भी मार्केट ने सहारा लिया हुआ है, ये देखें सहारा लेके मार्केट ऊपर की तरफ उछली है। अगर इस जोन में देखो तो इधर भी मिला हुआ है सहारा। अब अगर इसकी बात करूं तो मार्केट इधर नीचे गिर रही थी, तो सेम उसी जोन में इसने सहारा लेके ऊपर की तरफ उछली है। अब अगेन बात करूं तो फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो फिर उसी जोन में सहारा ले रही है। तो जहां पर 2-3 मरतबा 4 मरतबा मार्केट सहारा ले रही हो, तो वो मैं कहूंगा कि वो स्पोर्ट एरिया है। तो मैंने इस तरह एक लेवल लगा दिया। अब देखते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लाजमी इसको फोकस करना है, लाजमी देखना है। अब देखो मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ गिरी, काफी हद तक गिरी। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने सहारा लिया, ये पॉइंट देखना, मार्केट ने सहारा लिया, ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, फिर ये सेकंड भी ग्रीन कैंडल है, फिर ऊपर की तरफ गई, यानी कि यहां पर लोग क्या लो के बाय की पोजीशन उन्होंने ओपन कर दी, ऑलमोस्ट 50-60% लोगों ने, और उनके स्टॉप लॉस कहां पर पड़े हुए हैं,
मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट एरिया के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस वो रखते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर उनके सपोर्ट जो ना स्टॉप लॉस पड़ी होंगी। थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूँ, ये काफी मैं नीचे ले आया क्योंकि ऑलमोस्ट 1909 है ना स्पॉट एरिया, तो तकरीबन $4-5 का लोगों का डिफरेंस होता है। तो $1909 के ऊपर उनकी एंट्री बन रही है और $1901 के ऊपर उनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। चले, अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने सेकंड कैंडल बनाई, वो रेड बनी, और वो भी इस स्पोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज हो रही है। आप गौर से देखें तो वो भी स्पोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज हो रही है। यहां पर 30% और लोग ट्रैप हो गए कि यार रेड कैंडल बनने के बावजूद भी ये स्पोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज हो रही है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने और बाय कर लिया। फिर इसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, वो थोड़ा सा सपोर्ट एरिया के नीचे क्लोज होती है। अब यहां पर क्या होगा, लोग फिर भी खरीदने को तरजीह देंगे, लेकिन उसके बाद अगली कैंडल देखो, सपोर्ट एरिया के नीचे रहती है और वो काफी नीचे की तरफ डंप कर जाती है। अगर आप देखो ना, तो ये आपको एक डोजी कैंडल्स और हैमर्स की तरह की दिखाई भी दे रही है। ये देखो, ये कैंडल आप देख सकते हैं काफी नीचे आई है, यानी कि स्टॉप लॉस ये पड़े हुए हंट करके फिर फौरन क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ भाग गई है। तो पता चला कि ये वो एरिया है जो लिक्विडेशन है, स्पोर्ट एरिया तो ये हमारा है। तो ये बेसिकली कैंडल्स क्यों बनी, ताकि लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए जाएं और सेल की लोगों को साइन दिए जाए। यहां पर एक और लॉजिक निकलता है, अगर फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट एरिया के नीचे स्टोर ना करो, अगर ये अब स्पोर्ट एरिया के नीचे है, ये देखो कैंडल बनी, तो यहाँ पर और बहुत ज्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे। उन्होंने कहा होगा स्पोर्ट एरिया तो टूट चुका है, तो अब मार्केट हो सकता है नीचे इस तरह चली जाए। लेकिन क्या हुआ, वेल्स और लिक्विडेट ने कंसेप्ट ही चेंज कर दिया और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। तो इसी तरह आपने देखना है कि मार्केट में कब कैसे वो लिक्विडेट करवा रही होती है। ये देखो, ये बहुत खूबसूरत पैटर्न होता है जब मार्केट नीचे की तरफ गिरे और इक्वल्स लो बनाए। ये देखो, उसी रेंज में इक्वल लो है, और इसके बाद मार्केट सेम अपना जो डब्ल्यू पैटर्न की तरह का होता है उसको ब्रेक ऊपर की तरफ लेते हैं। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बाइंग का। खैर, जो मैंने आज आपको एक्सरसाइज दी है वही आप करें, आप प्रैक्टिस करें, देखें मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, पूरे चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया लगाएं। फिर आप मार्केट की चाल को देखें कि क्या वो मेरे सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट करके चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन, 8 मिनट बाकी हैं मीटिंग एंड होने में। 8 मिनट में आप जितने भी क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं, आपको इजाजत है। अच्छा सर जी, ये आप तो ये कर रहे हैं बात, जब मार्केट टॉप पे जा रही है, ट्रेंड पकड़ रही है टॉप का, तो जब डाउन ट्रेंड पकड़ेगी तो सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे? सेम, जहां पर रिजेक्शन मिले, जहां पर सहारा मिले, आपने वहां पर हॉरिजेंटल लाइनें लगाते जाना है बस। टॉप से लेके बॉटम तक, बॉटम से लेकर टॉप तक, जहां जहां पर सहारा मिले वहां पर आपने हॉरिजेंटल लाइनें लगाते जाना है, और फिर आपको पता चलेगा कि सर वहां ये कौन से टाइम सर ये कौन से टाइम फ्रेम पे करें ये जो आप बता रहे हैं? 4 आवर के और 1 डे के। ठीक है सर, ठीक। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जरा बिटकॉइन का चार्ट खोल के जरा इसको एनालाइज करें ना। ये बिटकॉइन का चार्ट, अभी तो मार्केट वो कर रही है ना, कॉन्सोलिडेट कर रही है, क्या कॉन्सोलिडेट करते हैं? कंसोलिडेशन। हाँ, वही हो रहा है ना। जी बिल्कुल। जब भी मार्केट सही एक सही। रेंज में आ जाती है ना, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला एरिया अब हमारे पास क्या है, एज ए कंसोलिडेशन फेज है। इससे मार्केट बाहर निकलेगी ना, तो फिर हमारे पास एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। हम देख पाएंगे कि वाकई मार्केट अब क्या करना चाह रही है। अभी तो ये एक रेंज में मूव कर रही है। बड़े मैं आपको सर अक्सर कहा करता 4 हूँ, आवर की लाइन सर, इसको जरा 4 आवर में लगेगा ये चार्ट 4 आवर में करूँ। कि 4 आवर में करें?
हाँ सर, इसमें तो अभी कोई ऐसा वो बन नहीं सकता ना, प्राइस एक्शन तो नहीं बन रहा है इसमें। नहीं, अभी ये बिल्कुल बकवास चल रहा है। अभी नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग आनी है तकरीबन थोड़े दिनों तक। फिर हो सकता है इसमें थोड़ा सा हमें फ्लक्चुएशन देखे। और ये तकरीबन 3-4 दिन होंगे। बिटकॉइन क्या करेगा, लोगों को मोस्टली ट्रैप करेगा, क्योंकि आप देखो ना, ये वाला एरिया, ये देखो कब से कितना इसको कितना वक्त लग गया एक कंसोलिडेशन फेज में घूमते हुए, ये देखो। हाँ सही बात है सर। कोई इतनी तो इसने सर हमें इसमें तो अप सपोर्ट डाउन में फ्लक्चुएशन कुछ नहीं। समझ ही नहीं आता। हाँ, ये होता है छोटी छोटी रेंज में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आना। लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं ना होगा। हो सकता है आप ट्रैप हो जाएं। सही है, तो ऐसे में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, जस्ट ओनली वेट करना चाहिए। मैं यही बात कहने लगा था कि बड़े ट्रेडर पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप एक बड़े मूव को कैच करना चाहते हो ना, बड़े मूव को कैच करना चाहते हो, तो फिर आपको कंसोलिडेशन फेज, जो रेंज होती है, इसको रेंज भी कहते हैं, फिर जो रेंज वाले छोटे छोटे एरिया है ना, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। वही कैपिटल आप सेव करके रखो, वो आपको डबल ट्रिपल हत्ता कि 20x तक रिटर्न दे सकते हैं। सर अगर अभी इसको देखें जिस तरीके से आपने रखा है, वैसे तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, अभी क्योंकि अभी ये टॉप में मूव कर रहा है, तो मेजोरिटी यही है कि ये हो सकता है $28,000 के ऊपर आ जाए, 28,500 क्योंकि नीचे आएगी। लिक्विडेशन। हाँ, लिक्विडेशन बहुत ज्यादा पड़ी हुई है ये वाली रेंज पे। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से लिक्विडेट करके फिर जाएगी ऊपर। हाँ, ये वाला जो एरिया ना, यहाँ लिक्विडेशन बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। सही सही मैंने सही। वो हाई ब्लॉक कैपिटल्स की आपके साथ शेयर की थी एनालिसिस। इसी तरह अगर डॉलर को देखा जाए ना, तो डॉलर का भी साथ में किरदार जो है वो बहुत अहम है। सर डॉलर ये डॉलर में डोमिनेंस होता है, ये क्या होता है डोमिनेंस? डॉलर का डोमिनेंस भी होता है और बिटकॉइन का डोमिनेंस भी होता है। डोमिनेंस से मुराद होता है कि वो कैपिटल जो इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। सही है, तो सर ये बोलते हैं डोमिनेंस अगर नीचे आए तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, ये सही बात है? ये बात वो पता है क्या कह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है ना, ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो जितना भी पैसा है ना, वो बिटकॉइन में आ रहा है, तो इस वजह से वो बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर का डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ जब वो कहते हैं ना कि बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि लोग अपना पैसा बिटकॉइन से निकाल रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट में होते हैं, और वो सारा का सारा जो कैपिटल होता है वो लोग या फिर आर्ट्स कॉइन में पुट करते हैं, या फिर गोल्ड में, मेटल्स में करते हैं। सही सही। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। अब ये एक और छोटी सी एग्जांपल देख लो, ये डॉलर का चार्ट है फॉर एग्जांपल, ये स्पोर्ट एरिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, डॉलर ने स्पोर्ट एरिया लिया, ये देखो मार्केट नीचे की तरफ गिरी, यहां से सहारा लिया ऊपर की तरफ, यानी कि ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे की तरफ कंसोलिडेट किया, सहारा लिया, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा नीचे, फिर अब देखो जब थर्ड टाइम इसको रिटेस्ट करने आता है, तो फिर वो यहां से क्या करता है, स्पॉट एरिया के नीचे क्लोज दे देता है, और यहां से लिक्विडेशन पड़ी होती है, माल पड़ा होता है, दूसरे अल्फाज में वो उठा के वेल्स फिर भागना शुरू कर देती हैं। स्टॉप लॉस उड़ा देता है ना, यही ना? हाँ बिल्कुल। और ये देखो अभी डॉलर का जो चार्ट है वो शो करवा रहा है कि मैं पंप करना चाह रहा हूं, तो इट्स मीन इन अदर वर्ड्स कि अगर ये पंप करना चाह रहा है तो फिर बिटकॉइन क्या करेगा? नीचे आएगा। तो जाहिर बात है। और हाई ब्लॉक कैपिटल वालों की एनालिसिस भी क्या कह रही है कि बिटकॉइन नीचे आना चाहिए, क्योंकि लिक्विडेशन नीचे पड़ी हुई है 28,000 के ऊपर और 28,500 के ऊपर। सर ये हाई ब्लॉक क्या है, ये आप कैसे देखते हैं हाई ब्लॉक क्या? आपने जो बोला अभी लव। हाई ब्लॉक कैपिटल्स ये ना एक वेबसाइट है, जिस तरह gmx.house वेल्स के लिए है ना, तो इसी तरह वो उधर वो 7 डेज, मंथली, 6 मंथ, सारा का सारा डाटा शेयर करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा अच्छा, सही सही सही। और किसी का कोई क्वेश्चन?
नहीं है तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं ये रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ, ठीक है।